नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के 12th क्लास के बने हैं, जो आपके सामने लाया जा सकता था। न्यूमेरिकल्स को छोड़ दिया गया है, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। जो याद करने वाला प्रश्न है जिसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बनाने वाला क्वेश्चन छोड़कर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही वीडियो के अंदर अपलोड कर दिया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो हम चला ही रहे हैं वन शॉट वीडियो, जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। 12th क्लास का समझिए एक तरह से निचोड़ है एनसीईआरटी का, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का। तो अच्छे से इसे जरूर देखिए। ये हर एक क्लास के टीचर बनेंगे आप, उसमें काम आ जाएगा, चाहे किसी भी क्लास का बने, वहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दोस्त रोहित कुमार हुआ। और जैसे आप आज एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए परेशान है, वैसे मैं भी परेशान था, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब ले लिया। और मैं 2009 से ही दोस्त पढ़ा रहा हूं। और मैंने कैसे जॉब लिया, मैं आपको धीरे धीरे करके सारी बात समझा दूंगा। और मेरे यहाँ से मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम जॉब आज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बीएससी कर रखा हूँ, बीएड कर रखा हूँ और एमएससी कंप्लीट कर रखा हूँ। अच्छे से गाइड करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी बात पढ़ाऊंगा ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए एक्स्ट्रा बातें चैनल पे नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में समय का कितना कीमत होता है। कम समय में ज्यादा कंटेंट के लिए आप आते हैं, तो वही आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। तो चलिए सेशन को देखते हैं। जीवों में जनन 12th का फर्स्ट चैप्टर है यह। ध्यान दिया जाए, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ईस्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बुलाता है, ध्यान रखिएगा, इस शब्द पर ध्यान रखिएगा, अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, क्वेश्चन इज, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी समझते हैं? जिसमें दोनों लिंग एक के अंदर हो, केचुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका परागन जल द्वारा होता है? परागन होना चाहिए लेकिन जल द्वारा होना चाहिए। आंसर हो जाएगा जोस्टेरा। जोस्टेरा इज आंसर। समसूत्री विभाजन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा आपका कायिक कोशिका में, कायिक कोशिका में, ध्यान रखिएगा। अगुणित अगुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग संयुग्मन। संयुग्मन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स बनते हैं स्पंज में, ध्यान रखिएगा। जेम्यूल्स स्पंज में बनते हैं, समुद्री जीव है। समयुग्मी पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शैवाल। समयुग्मी पाई जाती है शैवाल के अंदर। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन नहीं होता है। मेढक के अंदर आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक मतलब बॉडी के अंदर, ये पानी में टैडपोल के रूप में बाहर करते हैं। जैसे पक्षी हो गया, स्तनपायी हो गया, में बाहर होता है शरीर से। मेढक में बाहर होता है, इन दोनों में शरीर के अंदर होता है। मेढक इज योर आंसर। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? इसको अलैंगिक जनन बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? द्विगुणित इसको बोलते हैं युग्मनज। द्विगुणित युग्मनज है। अंड प्रजक, अंडा देने वाला, ये सभी है। मुर्गी भी है, मगरमच्छ भी है, सर्प भी है, सभी अंडा ही देते हैं। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अमीबा में। अमीबा 2 रूप में टूटता है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, किसी तरह का होता है, बस नोकी नहीं बनता है, मतलब नोकीला नहीं होता है। इसका सेंटर होता है, बाद में जाके क्या होता है, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके इसका सेंटर जो होता है कुछ इस प्रकार के आता है और टूट जाता है। बीच से यहां से टूटेगा और 2 बन जाएगा। सेकेंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ध्यान रखिएगा, ये जो लैंगिक जनन की हम बात करें, रिप्रोडक्शन
जिसमें सेक्सुअल की बात करें, असेक्सुअल की बात नहीं करें, लैंगिक जनन है इसलिए सेक्सुअल हुआ। और पुष्पी पौधों के अंदर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन के नाम से जानते हैं हम लोग। पुष्पीय पौधों के भ्रूण पोषण में कितने गुणसूत्र होते हैं? भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आप आंसर देंगे 3n। एक समसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? आंसर क्या देंगे आप? 4, 4 बनते हैं, 4। अर्धसूत्री में 4 बनते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट था। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितनी होती है? दोहरा निषेचन हो रही है तो केंद्रक 5 हो जाएगा। हवा के द्वारा परागन होने वाले फूलों को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। हवा के द्वारा परागन होने वाले फूलों के हम लोग बोलते हैं वायु परागित, वायु परागित बोलते हैं। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा भ्रूण को। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनिमल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, इसको बोलते हैं स्वपरागित, स्वपरागित। उसी फूल पर जब मेल गैमेट उसी फूल पर गिरे तो उसे स्वपरागित बोलते हैं। परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूण पोष का उपभोग किसके बीज में होता है? तो मटर के बीज में होता है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रीला में रंध्र कहां पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ना पत्ती में पाया जाता है ना तना में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो बनावट होता है वो थैलस के समान होता है। नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा बानवीर को माना जाता है। एंटोमोफिल्स पुष्पों में परागन का माध्यम होता है, आपका आंसर हो जाएगा कीट। नाम में नहीं लगा हो एंटोमोफिल्स, इसीलिए कीट होगा इसका आंसर। द थर्ड चैप्टर इज मानव जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है? क्रोमोसोम किसका संभाग है? तो मानव शुक्राणु का शीर्ष को, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, एक्रोसोम बोलते हैं, सॉरी, मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग है यह। इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रित की शल्य विधि है? शल्य विधि है चिकित्सीय, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, दोनों विधि है इसका, दोनों आंसर हो जाएगा। एक्रोसोम भाग है, अभी हम लोगों ने देखा था, शुक्राणु का हो जाएगा। गर्भावस्था के समय महीने में गर्भाशय शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं। समय पूछ रहा है किस महीने सिर पर बाल आएगा और वो थोड़ा गतिशील हो जाता है? तो 5वां महीना, 5th मंथ, 5th मंथ। निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, ये ऑप्शन में से बताइए। इसको बोलते हैं कॉपर ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर हार्मोन की उत्पत्ति आपके वृषण में होती है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन कायोटोरिस का समजात अंग है? कायोटोरिस का समजात अंग पूछ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा लिंग हो जाएगा। कायोटोरिस का समजात अंग लिंग हो जाएगा। मानसिक चक्र पाया जाता है, मानसिक चक्र पाया जाता है, आप आंसर देंगे इसमें प्रीमेट की मादा में, प्रीमेट की मादा में मासिक चक्र पाया जाता है। द फोर्थ चैप्टर जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द फर्स्ट क्वेश्चन, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरी हो जाती है? तो गर्भपात
यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भवती का समुचित देखभाल, ये सारे आंसर हो जाएंगे इनमें से। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग की बात कर रहा है, सिफिलिस और गोनोरिया ऑप्शन रहेगा, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, मारिएगा। महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया को क्या नाम से जानते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं नलिका उच्छेदन। पहला ऑप्शन होगा नलिका उच्छेदन के नाम से उसको जानते हैं, हिंदी में थोड़ा टफ नाम होता है। कहा जाता है कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी रोकता है निषेचन को, शुक्राणु को मार देता है। इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? प्राकृतिक उपाय है वो भी जनसंख्या नियंत्रण का। आंसर दोनों हो जाएगा, परजीविता भी हो जाएगा और शिकार भी हो जाएगा, दोनों ही है। निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग अगर कहेंगे, फ्लू है, पोलियो है, एड्स है, सभी है इसमें से। सभी जो है, फ्लू भी हो गया, इसको इन्फ्लुएंजा भी लिखता है, शॉर्टकट में फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा या पोलियो और एड्स सभी क्या है, विषाणु द्वारा होते हैं, वायरस से होने वाला है, ध्यान रखिएगा, वायरस से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त होती है, हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त होती है, ध्यान रखिएगा। माला डी भी है, माला एन भी है, सहेली भी है, ये सभी नाम से आता है, ये सभी नाम से आता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? बहुत बच्चों वाली क्वेश्चन आ गया। आय में कमी होती है, खनिज पदार्थ की कमी होती है, जमीन में कमी होती है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है, जो ऑप्शन आपको कम दिख रहा है, लेकिन लास्ट गोनोरिया दिख रहा है ना, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, यौन संचारित रोग वही है, 3rd नंबर वाला। द 5th चैप्टर इज वंशागति और विविधता के सिद्धांत की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों यानी एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे कहा जाता है, उसे बहुविकल्पता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बहुविकल्पता। इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? यौन से संबंधित गुण क्या है? तो आप कहेंगे वर्णांधता। वर्णांधता जो है यौन संचालित है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हीमोफीलिया किस तरह का बीमारी है? हीमोफीलिया कैसा बीमारी है वो आपसे पूछ रहा है। तो एक तो पहला बात वंशागत है, अप्रभावी लक्षण इसमें रहता है, एक्स गुणसूत्र सहलग्न रोग है, एक्स गुणसूत्र सहलग्न रोग है हीमोफीलिया। किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षण को विश्लेषण कहते हैं, इसको विश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं वंशावली विश्लेषण। क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैकिटिन। पैकिटिंग जो अवस्था है उस समय होता है। मेंडल में प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहा था? मेंडल साहब ने विपरीत जोड़ी के लक्षण को क्या कहा था? तो उन्होंने बोलता है एलील, एलील के नाम से जानते हैं। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं लिंग सहलग्न जीन। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स को हम बोलते हैं लिंग सहलग्न जीन। नेक्स्ट है युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हम लोग, इनका नाम था बेटेसन एवं पनेट। बेटेसन एवं पनेट थे। जो लास्ट वाला दिख रहा है इसका एक ही पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मेंडल ने प्रस्तुत किया था अनुवांशिकी के नियम को। 6th चैप्टर है आपका वंशागति, ठीक है, और आणविक आधार। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन अमर है? तो आंसर हो जाएगा जनन कोशिकाएं। जनन कोशिका को अमर माना जाता है। एकिडना क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास का जो इससे पहले वीडियो चला था उसमें भी आया था। योजक करी माना जाता है एकिडना को, योजक करी। कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण जीवाश्म देता है, जो पहले के जमाने से मिट्टी में दबा हुआ है, पत्थरों के बीच में। जीवों का अनुकलन होता है, आंसर क्या कहेंगे आप? उपार्जित लक्षण द्वारा। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया गया है, तो ये किसके द्वारा दिया है? लामा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद से युक्त है? विकासवाद से युक्त है उसको बोलते हैं हम लोग विभिन्नता। विकासवाद से ये युक्त है। लेमार्कवाद का संबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
लेमार्कबाद का साथ उपयोग एवं अनुपयोग और उपार्जित लक्षणों का वंशागति। उपयोग एवं अनुपयोग, लेमार्कबाद ने कहा था कि जिस चीज़ का हम उपयोग करेंगे वो हमारे शरीर में बढ़ेगा रहेगा, और जिस चीज़ का धीरे धीरे उपयोग बंद कर देंगे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे सांप के बहुत सारे अंग खत्म हो गए क्योंकि उसने यूज ही नहीं किया। उसी का एक और नाम क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। दोनों है उन्हीं से संबंधित। अनुकूलन के आधार पर विभिन्न जीवों के बीच समानता क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे इसको अपसारी विकास। अपसारी विकास के नाम से जानते हैं। 7 नंबर चैप्टर है विकास। कौन अमर है? अभी जस्ट आपने इसका आंसर दिया है। जनन कोशिका क्या है? आपका अमर कहलाता है। एकिडना क्या है? तो आप आंसर देंगे एकिडना किस, सेम क्वेश्चन है, योजक करी माना जाता है। कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? तो ये तो सेम क्वेश्चन सब है, बना लीजिए जल्दी। जीवाश्म में जीवों का अनुकूलन होता है। जीवों का अनुकूलन होता है कहाँ? उपार्जित लक्षणों द्वारा। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया गया था, तो आंसर क्या दीजिएगा? लामा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद से उपयुक्त है? तो दोनों हो जाएगा। एक सेकेंड, आंसर हो जाएगा विभिन्नता हो जाएगा विकासवाद से संबंधित। लेमार्कबाद का संबंध किससे है? तो दोनों हम बताए थे, उपयोग एवं अनुपयोग और उपार्जित लक्षणों का वंशागति। अनुकूलन के आधार पर विभिन्न जीवों के बीच समानता क्या कहलाती है? तो आप इसे ही बोलते हैं अपसारी विकास। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आ गया है, इसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इससे एकदम हर हाल में एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु से होने वाला है आपका पोलियो। पोलियो होता है विषाणु से, वायरस से होता है। मलेरिया हैजा अलग चीज से होता है। यौन संचारित रोग निम्न में से कौन है? एड्स भी है, सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है। सभी हो जाएगा इसका आंसर, सभी होता है आपको यौन संचारित रोग है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? संक्रमित जल, आपने पानी गंदा पिया है तो आपको होगा मियादी बुखार या टाइफाइड बोलते हैं उसको। मेरे को एक बार हो गया था। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस के कारण होता है डेंगू बुखार। डेंगू वायरस के कारण होता है। इनमें से किस रोग हेतु एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स से रिलेटेड ये टेस्ट होता है इसमें, HIV एड्स, एलिसा टेस्ट। एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता कौन है? एंटीबायोटिक देने वाला कौन है? आप कहेंगे जेनर थे, एडवर्ड जेनर। वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? वायरस के कोर में आप कहेंगे इन दोनों में से कुछ नहीं पाया जाता है क्योंकि वायरस निर्जीव के अंतर्गत रखा जाता है। रुधिर में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन ये हो जाएगा IgM हो जाएगा, पता है IgM हो जाएगा। 9th चैप्टर कह रहा है खाद्य उत्पादन एवं वृद्धि की कार्यनीति। ठीक है, इनमें कोई एक जैव खाद नहीं है, तो आंसर देंगे, देखिए अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर खाद है, ठीक है, जैव खाद है। ये जो है कोलेस्ट्रीडियम ये भी है, अजोला भी है, लेकिन ये जो है B नंबर ये नहीं है। बेसिल्स थुरिंजिएसिस जो है ना, ये है खाद नहीं है, ये जैव खाद नहीं है। दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ये। पॉलीप्लोइडी को प्रेरित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आप इसका आंसर देंगे कोल्बिसीन। सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु किसको माना जाता है? तो आप कहेंगे होल्स्फ्रिजियन। 40-40 लीटर तक दूध देता है ये गाय। निम्न में से पश्च विषाणु कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम, HIV। हम लोगों में बर्मीफोम अपेंडिक्स कैसा अंग है? हमारे शरीर में है ना भाई अपेंडिक्स, इसको अवशेषी अंग के रूप में हम लोग जानते हैं।
उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में पौधे के उत्पादन करने की विधि क्या कहलाती है? इसे हम लोग सूक्ष्म प्रजनन के नाम से जानते हैं। पौधा के किसी भी भाग से जड़, तना, पत्ती कहीं से टिश्यू लिया जाता है, उसका एक टिश्यू से बहुत सारे पौधा बना लिए जाते हैं। उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है? सेम क्वेश्चन है। टेंथ लेसन है, इसमें है मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण एवं सूक्ष्म, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में है आपका पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होते हैं, तो इसको आंसर दीजिएगा आप। पी नोटैडम से होते हैं, पी नोटैडम से। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है? नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने वाला कौन है? साइनोबैक्टीरिया है। वेरी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधक किसके कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। कोशिका संवाहित जितने भी रोग होते हैं, रोग प्रतिरोधक किसके कारण होता है? टी लिम्फोसाइट द्वारा। एड्स किसके द्वारा फैलता है? पहले भी बताया गया आपको, रक्त के आदान प्रदान से भी फैल जाएगा। किसी को एड्स है और दूसरे को ब्लड जाएगा, उसको हो जाएगा। अपरा से आदान प्रदान और लैंगिक संभोग से भी होता है, मतलब माँ से बच्चा में भी जा सकता है, अपरा उसी को बोलते हैं। और माँ दूध पिलाए उससे भी जा सकता है, और सेक्स करने से तो जाता ही जाता है। बैक्टीरिया की खोज की किसने? बैक्टीरिया खोजा तो लीवेनहुक ने खोजा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेम कोशिका किससे उत्पन्न होती है? हर कोई जानता है कि यौक सैक से भी होता है, गर्भाशय शिशु के यकृत से भी होता है, अस्थि मज्जा से भी होता है। इनमें सभी आंसर हो जाएगा। स्टेम कोशिका हर जगह से उत्पन्न होती है। मॉर्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा पापाभर सोमनीफरम, इसका आंसर हो जाएगा। रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है? हम लोग के शरीर में है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनोग्लोबिन के कारण होता है। इम्यूनोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन करा दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के कारण। 11 नंबर चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। पहला क्वेश्चन है कवक को किस एंजाइम से संबंधित किया जाता है? किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पहला नंबर काइटिनेज से संबंधित है आपका कवक। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके काटने में उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डीएसडीएनए। ध्यान रखिएगा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है डीएस, सॉरी स्मॉल वाला हो, एक सेकेंड, यह एक ही है। डीएस डीएनए स्मॉल या कैपिटल हो सकता है, ऐसे स्मॉल होता है। एंजाइम लाइगेज का उपयोग किया जाता है। एंजाइम लाइगेज का उपयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए। खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैसिलस एमालोलिक्विफेसियस से। थोड़ा सा लंबा शब्द है, ध्यान रखिएगा। डीएनए पॉलीमेराइज किससे प्राप्त किया जाता है? डीएनए पॉलीमर्स प्राप्त करने के लिए आपको करना होगा थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त कर सकते हैं आप। जैव प्रौद्योगिकी उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है? तो आसानी से आप बता सकते हैं आणविक जीव विज्ञान का। अनुवांशिकी यौगिकों को क्या कहा जाता है? सॉरी, अनुवांशिकी यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक। इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेक्टिनेज। जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग की बात करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी तो कहा जा रहा है यहाँ पे जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है? तो पारंपरिक ज्ञान से, जैव अणु और जैव संसाधन, जैव संसाधनों से जीन को निकालने में सफलता के लिए, जैव संसाधन के लिए उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है? अब आपके मन में उठ रहा होगा ऑप्शन के हिसाब से साइमोपोगोन, टेफ्रोसिया, क्राइसेंथीमम और बिटिबेरिया। तो क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका होगा
क्राइसेंथियम। नेक्स्ट जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन पहला परा अनुवांशिक कुत्ता है? तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? आप देंगे आंसर डोगी नाम था उसका, डोगी, डॉगी नहीं जो हम लोग बोलते हैं, डोगी लिखा है, ठीक है। इंसुलिन उत्पादन और शरीर में इसकी क्रिया डायबिटीज के स्तर के लिए उत्तरदायी है। यह यौगिक निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? क्या आंसर देंगे आप? आप आंसर देंगे हार्मोन से संबंधित है, ध्यान रखिए इस बात का। और डायबिटीज और इंसुलिन पता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन के कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता क्या है? तो आंसर कहेगा पेप्टाइड बंधन बसफलता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? रेशेदार प्रोटीन फाइब्रोइन है, ठीक है, फाइब्रोइन बोलते हैं इसको, रेशेदार प्रोटीन को। ब्रिये को इनमें से हिमीकृत किया जाता है। आपने सुना होगा कि लोग फ्रीज करके अपने ब्रिये को यानी कि स्पर्म्स को रख देते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, तरल नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। निम्नलिखित में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? पाइरुलिना, सॉरी स्पाइरुलिना हो जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। 13 नंबर चैप्टर है आपका जीव समष्टियां। हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन को लिया गया है यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। निम्नलिखित कौन सा रेगिस्तान में वृद्धि करने वाला पौधा है? रेगिस्तान में वृद्धि करने वाला पौधा, तो इसको बोलते हैं इरेमोफाइट्स। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, इरेमोफाइट्स। लाइकेन किसका समूहन है? हम आपको बताए थे कि कवक और शैवाल साथ में रहता है, उसको लाइकन बोला जाता है, ठीक है। तो पहले क्या नाम देंगे, कवक या शैवाल? तो आप कहेंगे शैवाल, उलट के भी लिख देंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। और लाइकेन क्या है? मैं कई बार बताया हूँ, लाइकेन है जैसे हम लोग जहाँ पानी गिरने का साधन होता है, हरा हरा काई बोलते हैं ना, उसमें दोनों चीज रहता है, फंगस भी रहता है और शैवाल भी रहता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के निकट का वायु का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? पृथ्वी के निकट है ना भाई वायु, इसको हम कहते हैं ट्रोमोस्फियर, सॉरी ट्रोफोस्फियर कहेंगे। जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहा जाता है? सबसे स्पष्ट इकाई क्या कहलाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा जीव। कोशिका, उत्तक, अंग, इससे सबसे स्पष्ट में तो जीव है। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? आपके आंसर हो जाएगा आबादी। इसको क्या कहा जाता है? आबादी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बहुरूपता को दर्शाता है? बहुरूपता को दर्शाता है, आपका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। यहां से स्पाइरोगाइरा है, खजूर है, मधुमक्खी और पपीता है, आंसर लेकिन मधुमक्खी होगा। जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियां होती है, तो आपका आंसर होगा जल धाराओं को प्रवाह कम करने के लिए, इसलिए कटी फटी जो है पत्तियां रहती है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी समझते हैं, कीड़ों को खाने वाली, तो बहुत लोग जानते होंगे 2 नंबर वाला ऑप्शन नेपेंथिस, लेकिन ड्रासेरा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। पीचर प्लांट के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, इसमें से कोई आंसर नहीं है। जो लिखा हुआ है कीटभक्षी पौधे कीट को खाते हैं, मांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और एक ऑप्शन जो दिख नहीं रहा आपको, मैं ऊपर करता हूँ, खनिज के लिए। ये तीनों ऑप्शन आंसर नहीं होगा, इसका रियल आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए। बात समझ में आया? N2 के लिए सारा खेला चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो हरा होता है, ग्रीन पार्ट उसका शरीर में होता है, तो कीटभक्षी पौधा भी फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन फिर भी वो क्यों कीड़ा खाता है? क्योंकि उसको चाहिए क्या? 14 नंबर चैप्टर है आपका पारितंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जय भार, संख्या, शुष्क नहीं, ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता। उत्तम प्रकार की पिरामिड जो सदैव सत्य होता है, ध्यान रखिएगा, उत्तम प्रकार की पिरामिड जो सदैव सत्य होता है, आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट है, अपघटक यानी डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। 1 मिनट, गलत ऑप्शन आंसर दिया गया है इसका। इसका स्वपोषी कैसे होंगे? डिकम्पोजर क्या होते हैं आप समझते हैं? जो बैक्टीरिया हो गए,
जितने भी फंगस हो गए, ये सभी क्या करते हैं, मरे हुए चीज़ों को, जितने भी जीव मर जाते हैं, पादप हो या जंतु हो, उसको क्या करते हैं, वो सराते गलाते हैं। तो वह क्या होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट बता रहा हूँ, स्वपोषी नहीं होते हैं, विषमपोषी होते हैं, लेकिन विषमपोषी होते हैं, सी ही होगा, विषमपोषी ही इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक उत्पाद है? वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक उत्पाद पूछ रहा है। टेक्टोना हो जाएगा आंसर आपका, टेक्टोना। संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? एक फल वाले वृक्ष का हमेशा उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। तालिबीय परिस्थितिकी तंत्र में, तालाबीय समझते हैं ना, तालिबीय में बोला उसको, यहाँ लिखा हुआ है गलत है, तालाब वाला। तालाबीय परिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मछली क्या होते हैं? तो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है बड़ी मछली, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। पारिस्थितिकी तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक क्या होता है? तो इसको बोलते हैं शिकार करना। इनमें कौन तालाबीय परिस्थिति तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा मछली, क्योंकि सबसे छोटी वाली मछली को उससे बड़ी वाली खाती है, उससे भी बड़ी वाली मछली उसको खा जाती है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विदिशीय ऊर्जा का प्रवाह नहीं। 15 नंबर चैप्टर है आपका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता एवं संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन औषधीय पौधा है? औषधीय गुण वाला पौधा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आम नहीं है, बेल नहीं है, पीपल नहीं है, सर्पगंधा हो जाएगा आंसर इसका। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया, भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किएगा जिम कॉर्बेट था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था ये, उत्तराखंड में, जो पहले यूपी था, बाद में उत्तराखंड पार्ट कट के हट अलग हो गया। नंदन कानन चिड़ियाघर पाया जाता है, नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ पाया जाता है? सॉरी, चिड़ियाघर में पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए। तो सफेद टाइगर के लिए ये जाना जाता है। सदाबहार सरोवर बांध इस नदी पर है, किस नदी पर है बताइए जरा? नर्मदा नदी पर है आपका। सरदार सरोवर, सॉरी वही तो मैं कहा, गलत में पढ़ दिया था, माफी चाहते हैं। सरदार सरोवर बांध हो जाएगा, ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लगा लीजिए एकदम 5 स्टार। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1973। सुंदरवन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? सुंदरवन बंगाल, पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा वगैरह वहीं पे है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। कहा जाता है मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को कैसे रोकिएगा? तो श्रेष्ठ पादप आवरण से रोक सकते हैं आप। भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था? भारत में जैव मंडल रिजर्व जो प्रारंभ किया गया था, ये 1986 में प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 में। लास्ट चैप्टर है पर्यावरण के मुद्दे, 16वां चैप्टर है। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? मिनीमाता रोग होता है, तो मिनीमाता रोग होता है मिथाइल मरकनी द्वारा। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, शरीर ब्लू पड़ जाता है इसमें बच्चों का। आंसर हो जाएगा मेटहीमोग्लोबिन से, मेटहीमोग्लोबिन से इसका हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस है? बायोगैस, बायोगैस बोलते हैं हम लोग, गड़बड़ है, CH4 होगा, ठीक है, ऑप्शन गलत है, CH2 दे दिया है, CH4 होगा आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभावित करने वाला CO2 है, ग्रीन हाउस प्रभाव, और ओजोन के लिए CFC हो जाएगा पहला नंबर, ओजोन के लिए, ओजोन को तोड़ने वाला। प्रदूषण की वृद्धि का कारण क्या है? प्रदूषण का उद्योग और यातायात सबसे ज्यादा है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो आंसर क्या कहेंगे? 1986 आंसर हो जाएगा, 1986। नेक्स्ट है मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकती है, इसको बता दें आपको 20 हर्ट्ज से लेकर होता है इसका 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है।
इसको कभी कभी लिख देता है 20 किलोहर्ट, KHZ लिख देता है। अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब आइए, इसमें दिया है क्या, अच्छा सॉरी, डेसिबल में यहाँ दिया गया, कोई बात नहीं, डेसिबल में आप समझते हैं। जानते हैं 140 से 150 तक के ये सहन कर सकता है, 150 तक हम लोग सहन कर लेते हैं डेसिबल, कान का इतना पावर है। निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? तो CFC बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ट्वेल्थ फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, NCERT के सारे क्वेश्चन है, उसे हम लोग अब कवर कर रहे हैं। ध्यान रखिए, पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा इसके क्षेत्र। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होगा, आपका आंसर होगा कूलम पर मीटर, सॉरी कूलम मीटर होता है, पर नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा, आंसर पहला हो जाएगा कूलम मीटर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या है? इसका हो जाएगा MLT पावर -3 और A-1, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, सदिश राशि पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत तीव्रता। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या है? आवेश को किस में नापते हैं? कूलम में नापते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? आवेशित कर रहे हैं आप, बढ़ेगा या घटेगा? अगर 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 यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है तो इसका वेट बढ़ जाएगा, इसका वेट घट जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका वेट बढ़ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका घट जाता है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, कितना से कम नहीं हो सकता? बहुत आसान है, इसको बोलते हैं, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, पावर में है ये, यहाँ पे लिखा गया है माइनस में, लेकिन पावर होगा, इतना से कम नहीं हो सकता। डीवाई मात्रक है, आंसर हो जाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है आपका न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब। पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, इधर तो सही लिखा गया है लेकिन इधर गड़बड़ लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, न्यूटन पर कूलम्ब। सेकेंड चैप्टर का नाम है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं पता है? इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को यदि आप घटाएंगे तो इसका विभव जो संवेदनशीलता है वो बढ़ जाएगी। किसी संधारित्र की कैपेसिटर, इंग्लिश में बोलते हैं, किसी कैपेसिटर की धारिता, कैपेसिटी मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटी को व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब प्लेटों के बीच मध्य की परावैद्युतता के जो कैपेसिटर होता है ना, इसके जो प्लेट्स होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित किया जाता है और इसके बीच में एक गैपिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कैपेसिटर होता है इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आंसर हो जाएगा प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता से। किसी भी देखिए, एक आज आपको हम समझाते हैं, ये जो कैपेसिटर है ना, मोटर वगैरह चलता है तो उसमें देखिएगा लगा रहता है एक बैटरी जैसा, 2 तार निकलता है उससे, ठंडा गर्म, वो ना 2 तरह का होता है, एक लिक्विड वाला होता है जिसमें तेल वगैरह भरा रहता है, वो जो है ना, ये जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड है, ये जो बीच में पदार्थ भरा जाता है ना उस पर डिपेंड करता है। तो सस्ता वाला होता है उसमें तेल भरा रहता है, और महंगा वाला होता है उसमें चारकोल वगैरह करके भरा रहता है। आगे कहता है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है, ठीक है।
फिर से क्वेश्चन सुनिए, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर के विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, तो ये हो जाएगा I पर आर स्क्वायर, आई बटा आर स्क्वायर कह सकते हैं इसको। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी, या तो बैठ जाएगी या तो घट जाएगी। अब क्या डाले हैं इसके ऊपर डिपेंड होगी। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? शून्य होगा। ये ध्यान रखिएगा कि विभव समान है ना, इसीलिए यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ध्यान रखिएगा, दोनों कंडीशन हो सकता है। आगे कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। यहां क्वेश्चन कह रहा है अलग अलग त्रिज्या के दो गोले पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव किस पर ज्यादा होगा? बड़े गोले पर होगा। एक सेकेंड, अलग अलग त्रिज्या के दो गोला है, समान आवेश दिए हैं तो विभव ज्यादा होगा छोटे गोले पर। लेकिन कहना यह संभव नहीं है, रुकिए तो एक मिनट। जी हाँ, छोटे गोले पर ही होगा, समझे? इसका छोटा गोला पर ही होगा ज्यादा। विभव पूछा है ना, जो हमारा चैप्टर है थर्ड, उसका नाम है विद्युत धारा। क्वेश्चन पहला बताइएगा जरा, तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह अर्धचालक होगा। ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता या बढ़ता है अर्धचालक ही होगा। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर क्या कहेंगे? ओम मीटर पर केजी। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? धातु के तार को आप गर्म कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता बढ़ता है ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ाइएगा उसकी विशिष्ट चालकता बढ़ जाता है। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? लेड और एक मिनट, लेड और टीन से मिश्र धातु बनता है। अच्छा, ये तो सोल्डर तार हुआ, सोल्डिंग करने वाला, लेड टीन वाला। ठीक है, इसका तांबा ठीक है, तांबा ही आंसर होगा। किस आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है कि कोई भी एक आदर्श वोल्ट मीटर है ना, उसका प्रतिरोध जब भी देखिएगा तो अनंत होता है। ध्यान रखिएगा, शून्य नहीं, अनंत होता है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? तो विद्युतीय विभवांतर में अंतर। विभवांतर में अंतर है तभी तो विद्युत धारा जा रहा है। विभवांतर में अंतर नहीं होगा तो विद्युत धारा जाना बंद। बैटरी में तो समझ ही सकते हैं, सेल में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो तांबा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैं देख रहा था अच्छे से, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसका अनंत आंसर होगा। ठीक है, ये गड़बड़ दिया हुआ है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोधता अनंत होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर है, आपको बदल लेना आमीटर में, तो क्या करना है, उसको समांतर क्रम में जोड़ लीजिए, निम्न प्रतिरोध के साथ जोड़िएगा समांतर क्रम में, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वरित आवेश उत्पन्न करते हैं, तो त्वरित आवेश उत्पन्न करने के लिए आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का जरूरत पड़ेगा। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, अब देखिए आमीटर है, यहाँ पे शून्य सही है, यहाँ शून्य सही है, वोल्ट मीटर में अनंत होता है, ध्यान रखिएगा। एक वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जा सकता है इसके समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ के, पहला हो जाएगा। चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, तो आप आंसर देंगे इसमें, ये तो गड़बड़ है, ऑप्शन ही नहीं हो सकता आंसर। देखिए प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अर्धचुंबकीय, तो आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रकृति एक से कम और ऋणात्मक होती है, एक से कम और ऋणात्मक पूछ रहा है, डायमैग्नेट का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सही दिया गया है। निकेल है, निकेल क्या है पता है आपको, यह अनुचुंबकीय है। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई क्षैतिज रहती है, क्षैतिज। विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति, पहला आंसर हो जाएगा। तांबा क्या होता है, तांबा क्या होता है, तो आप आंसर देंगे प्रतिचुंबकीय, तांबा है प्रतिचुंबकीय। कहा जाता है चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच की दूरी का। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होगी, तो नरम लोहा, सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें नरम लोहा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं, बात समझे। नहीं, चुंबकीय फ्लक्स है, ध्यान रखिएगा एक बात, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका ऐसा ही मात्रक गड़बड़ है, इसका हो जाएगा वेबर। ठीक है, टेस्ला नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स न है। ये जो चैप्टर है इसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ध्यान दीजिए जरा, कह रहा है अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है, तो हेनरी है इसका। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक अभी हम लोगों ने देखा था, एच से इसको सूचित करते हैं। ठीक है, वेबर होता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है, ट्रांसफार्मर गड़बड़ आंसर दिया गया है। आगे कह रहा है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स, तो आंसर हो जाएगा इसका वेबर। ठीक है, वेबर इसका आंसर हो जाएगा। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, आंसर हो जाएगा आपका, इसका यहाँ सही दिया गया है, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनमो किस पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है।
ध्यान रखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है पता है? औसत मान मापता है, औसत मान। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसकी बिंदु पर उत्पन्न होती है? मतलब किसी बिंदु पर उत्पन्न होती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तो उस पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है? तो उसको वामावर्त दिशा होती है। 7 नंबर चैप्टर है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। ध्यान रखिएगा, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखता क्या है? तो जूल ऊष्मन, जूल ऊष्मन, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात का मात्रक होता है आपका ओम। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, आंसर हो जाएगा प्रेरक में, प्रेरक के अंदर होता है। निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करने लगता है? तो आंसर हो जाएगा डीसी के लिए। तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है? मूल औसत वर्ग धारा। एलसी परिपथ को कहा जाता है, एलसी परिपथ को हम लोग कहते हैं दोलिनी परिपथ। कौन सा? दोलिनी परिपथ कहते हैं। आगे कह रहा है भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति हर्ज होती है वो 50 हर्ज पे हमारे घरों में आती है। 50 हर्ज, 60 नहीं, 50 हर्ज। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर है। चौक कुंडली जो लगा रहता है उसको स्व प्रेरण का कार्य करता है वो। क्वेश्चन है आपका कि प्रति बाधा इम्पीडेंस का सही मात्रक, तो आंसर हो जाएगा आपका ओम। ध्यान रखिएगा। 8वां चैप्टर है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे। युक्ति जो, गौर से सुनिएगा, युक्ति जो वोल्टा को बढ़ा देता है और उसे क्या कहते हैं? उसे अपचयी ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, अपचयी ट्रांसफार्मर। अपचयी ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, धारा को बढ़ा देता है, अपचयी ट्रांसफर। एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग दोलिनी परिपथ के नाम से जानते हैं हम लोग, दोलिनी परिपथ। निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? थोड़ा देर पहले बताए थे, संधारित्र है ना, ये डीसी के लिए हो जाएगा, अनंत की तरह काम करता है। प्रतिघात का सही मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ये सब याद होते जाना चाहिए। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, प्रेरक के रूप में होता है। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित पर आधारित है, तो स्वप्रेरण पर आधारित है। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखता है, तो जूल ऊष्मन है। इसका क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, प्रतिबाधा है तो। चैप्टर का नाम है आपका किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकीय यंत्र। पहला क्वेश्चन है हवा प्रकाश में कांच में प्रवेश करती है, हवा जो है, सॉरी, प्रकाश जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? कांच में गया, सघन मात्रा में गया तो तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, क्योंकि सघन मात्रा में भीड़ भाड़ जगह पे आपका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? घट ही जाएगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का सबसे कम है, लाल का सबसे ज़्यादा है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखेगा? छोटा और आभासी, उत्तल हो जाएगा आंसर, उत्तल, अवतल नहीं, उत्तल होएगा। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़िया क्वेश्चन लगाया है दिमाग, कुछ नहीं बदलेगी, अचर रहेगी। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? तो इसको बोलते हैं हम लोग संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी का सबसे कम है। लेंस की क्षमता डायप्टर में नापते हैं हम लोग, डायप्टर में नापा जाता है लेंस की क्षमता। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? कांच के लिए
जो अपवर्तनांक है वो बैगनी रंग है सबसे ज़्यादा। इनमें से किसके जोड़े के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा? तो क्रांति कोण होगा कांच और हवा। कांच और हवा के लिए क्रांति कोण निम्न होगा सबसे। 10th नंबर चैप्टर है हमारा तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की पहला प्रश्न है आपके सामने, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखा को क्या नाम से जानते हैं? तो इसी को हम लोग फ्रॉनहोफर रेखाएं बोलते हैं। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। इंद्रधनुष किस चीज का है? तो इसमें अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों चीज हो रहा होता है। आगे कहा जा रहा है प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनती है? तो प्रकाश जो बनती है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से बनी रहती है। निम्नलिखित में से किस प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किसको आप नहीं समझ सकते? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझ सकते आप। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन ये सब तो समझ ही सकते हैं। आगे कहता है द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक कौन थे? द्वितीयक तरंगिकाओं के धारणा के आविष्कारक कौन थे? तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन थे? देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसमें से नहीं होगा कोई भी। इसका आंसर हो जाएगा हाइगेन। यहाँ लिख रहा हूँ, हाइगेन ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइजन लिखा है ना, इसको हाइगेन रहना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। जी हाँ, इसको पोलराइज कह सकते हैं। पोलराइज करके, इसमें पोलराइड लिखा है, पोलराइज करके आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है तो स्पेक्ट्रोमीटर से शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। कह रहा है आसमान का रंग नीला दिखता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव की द्वैध प्रकृति, डबल नेचर। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है तो कहा जाता है प्रकाश के कण प्रकृति के कारण। नेक्स्ट है जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो उसकी द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है? घट जाती है। वेग बढ़ेगा तो उसका जो डायरेक्शन है वो इधर उधर कम होगा। दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है? सोडियम का सबसे कम है कार्यफलन। आगे कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समानुपाती होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति। बात समझे? आपतित प्रकाश की आवृत्ति के कारण। पदार्थ तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करता है? तो आवेश पर निर्भर करता है। निम्न में से किसकी विमाएं प्लांक नियतांक के समान होगी? बल गुने दूरी गुने समय। समान गतिज ऊर्जा वाले इन कणों में से किसकी द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन पहला दीजिए। फोटो सेल आधारित किस पर होता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है फोटो सेल। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है संतुष्ट धारा। अधिकतम हो गया, संतुष्ट धारा हो गया। चैप्टर नंबर 12 कह रहा है आपका परमाणु, इससे रिलेटेड है। पहला है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो 10⁵ के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी मापता है तो ऊर्जा को मापता है, ध्यान रखिए, ऊर्जा को मापता है। परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल के कारण घूमते रहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13.6 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
कि कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो इसको बोलते हैं बाल्मर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, क्या इलेक्ट्रॉन का ज्ञात हम लोग करते हैं? आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात ज्ञात करते हैं। प्रथम बोर व्यवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है प्रथम कक्षा की परिधि के बराबर होती है। नेक्स्ट है आपका कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में न्यूनतम कक्षा किसके संगत होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका न्यूनतम ऊर्जा के संगत होती है। ठीक है, यहाँ है कि रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनाभिष्ट नाभिक का। उन्होंने कहा था कि बीच में धनावेश होगा नाभिक में। 13 नंबर चैप्टर है हमारा, उसी नाभिक से रिलेटेड अब बात करेंगे। सबसे पहला आपका कहा है निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय पदार्थों के द्वारा अपने क्षय के दौरान उत्सर्जी नहीं होता है? तो आंसर क्या कहेंगे? प्रोटॉन नहीं उत्सर्जित होता है। निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा है? सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य किसका है? गामा किरण का, ध्यान रखिए गामा किरण का है। जितना छोटा ना तरंगदैर्घ्य उतना भेदन क्षमता ज़्यादा होता है। किसी परमाणु का नाभिक न्यूक्लियस बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है बीच में। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार किसकी बनी होती है? नियंत्रक क्षार बनी होती है कैडमियम की। किसका बना होता है? कैडमियम का बना होता है। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो विभाजित आप नहीं कर सकते, प्रोटॉन को विभाजित नहीं कर सकते आप। आगे कहा जा रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय विखंडन मत मार दीजिएगा, वह परमाणु भट्ठी में हम लोग के यहाँ होता है, वो भी नियंत्रित। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है? तो न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं करता है, न्यूट्रॉन को। एक अल्फा कण बना होता है, तो अल्फा कण बना होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। अल्फा कण बना होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। तारे के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा के कारण होता है। तारा में कैसे होता है? दिमाग लगाइएगा। तो कहा जाता है वहाँ पे नाभिकों के जुड़ने से, नाभिकों के जुड़ने से संलयन हो रहा है ना, इसीलिए। 14 नंबर चैप्टर है हमारा, इसको बोलते हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्ति और सरल परिपथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहा जा रहा है कि प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लेसर या प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अगला है कि ठोसों में बैंड संरचना की अभिव्यक्ति किस कारण होती है? तो आंसर कहेंगे इसको गामा किरण के कारण। एक सेकेंड, ठोसों में बैंड संरचना की अभिव्यक्ति किस कारण होती है? यह सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है ना। आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पाउली के अपमार्जक सिद्धांत के कारण होती है। ठोसों में बैंड संरचना की अभिव्यक्ति पाउली के अपमार्जक सिद्धांत के कारण होती है। अगला है एक प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ जो है 100 है, तो कह रहा है डेसिबल में वोल्टेज लाभ क्या होगा? तो 40 डेसिबल हो जाएगा उसका। उपग्रह संचरण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? आपका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंग प्रयुक्त होता है। परम शून्य पर एसआई की सिलिकॉन की रूप में क्या कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। एक मिनट, क्या ऑप्शन दे रहा है ये? इसका जो आंसर हो जाएगा ना, देखिए चूंकि सिलिकॉन क्या अर्धचालक है और परम शून्य ताप कह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर पता है? विद्युत रोधी के तरह काम करेगा, प्रतिरोध भी कह सकते हैं। कह रहा है जेनर डायोड की नियमन यानी रेगुलेशन क्रिया के दौरान क्या होता है? तो पहला कह रहा है कि श्रेणी प्रतिरोध, ठीक है, में धारा परिवर्तित होता है। दूसरा है जेनर के द्वारा दिए गए प्रतिरोध परिवर्तित होता है। ये दोनों आंसर होता है, नियत नहीं होता है, ये गलत दिया हुआ है। ए और बी होगा, ये आंसर सही है इसका। माइक्रो तरंगों की प्रवृत्ति होती है, तो इसको होता है रेडियो प्रवृत्ति से अधिक होती है इसको, ये भी सही है। आगे कहा जा रहा है कि वाहक यानी रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की क्रिया का नाम क्या है? तो इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। 2 नंबर वाला ऑप्शन होगा मॉड्यूलेशन। भूतरंगों का ध्रुवन होता है पृथ्वी तल के लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत, ध्यान रखिएगा।
लास्ट चैप्टर है 12th क्लास का, ये फिजिक्स का संचार व्यवस्था। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है इसका कि किसी माध्यम में संचार के समय सिग्नल की सामर्थ्य की हानि, तो आंसर क्या कहिएगा इसका? अवशोषण होता है। संचार व्यवस्था के आवश्यक तत्व क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा प्रेषित संचार चैनल और अभिग्राही होता है, तीनों होता है इसका। वर्ल्ड वाइड वेब WW के आविष्कारक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा टिम बर्नर ली थे, टिम बर्नर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या होता है? तो होल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत परिपथ का प्रयोग करके किसी सिग्नल की बढ़ती हुई सामर्थ्य की विधि को क्या कहते हैं? तो आंसर कहिएगा प्रवर्धन कहते हैं उसको, प्रवर्धन। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? ताप आप बढ़ा रहे हैं तो घट जाता है, अगर गर्म कर देंगे अर्धचालक को तो। आगे कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा संचार के प्रसारण विधा का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेडियो आवृत्ति से अधिक। नहीं, ये गड़बड़ है, रुक जाइए। संचार के, ये आंसर गलत दिया हुआ है। संचार के प्रसारण विद्या का उदाहरण हो जाएगा रेडियो और टेलीविजन, दोनों हो जाएगा, दोनों। आगे कहा जा रहा है बैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसको सौर सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जो संपन्न करता है मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलन दोनों काम करता है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। यहाँ पे हम लोग सेशन को एंड कर रहे हैं, ठीक है। हमने पूरा बायोलॉजी का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो देखा और फिजिक्स का हम लोगों ने देख लिया। यहाँ केमिस्ट्री है 12th क्लास का, पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। पहला नंबर क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्रिस्टल के समीप पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है? आंसर हो जाएगा सघन घन इकाई सेल में। दैट मीन्स पहला आपका आंसर हो जाए। किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होती है? आंसर हो जाएगा आपका फलक केंद्रित सेल, जिसको FCC बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका BCC संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड होता है, ये रेशियो है आपका 68% और 32% का चलता है ये। FCC या HCP या CCP में पैकिंग दक्षता तथा वॉइड की प्रतिशत कितनी होती है? तो 74% और 26% होती है। क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। आपका आंसर होगा दाब वृद्धि के कारण बढ़ती है। डायमंड हीरा में पैकिंग दक्षता तथा वॉइड खाली स्थान प्रतिशत कितनी होती है? 34 और 66 की ये डिफरेंस है, 34% और 66%। FCC संरचना में प्रति परमाणु बाई आयन स्फीयर की यदि बात करें तो आंसर कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है? फ्रैंकल डिफेक्ट की यदि बात करें, सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता है। चैप्टर नंबर 2 है बिलियन। सॉल्यूशन की बात करते हैं। शुद्ध जल की मोलरता कितनी है? ध्यान रखिए, एक मोललता होता है, एक मोलरता होता है। यहाँ मोलरता से पूछ रहा है, 55.55% होता है। 10 लीटर दशांश मोलर के घोल के लिए मूल्य की मात्रा कितनी होगी? मोल बाई 10 पूछ रहा है आपसे, दशांश। आंसर देंगे 1.0 देंगे आप आंसर। निम्न में से कौन सहजात गुण यानी कोलोगेटिव प्रॉपर्टी प्रस्तुत करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रासनी दाब पे। यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो बांट ऑफ गुणांक कितना होगा? आंसर देंगे आप 2 देंगे। किस 0.01 m
तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा Al2SO4 का हॉल ट्वाइस, Al2SO4 का हॉल थ्राइस। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे नहीं होता है? तो ध्यान रखिए, मोललता हो या मोल प्रभाज हो, उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सा हो सकता है? तो प्रासनी दाब जो है इसका विधि अच्छा है। घोल का सहजता गुण होता है, घोल का सहजता गुण थोड़ा देर पहले आपने देखा, 1/, घुल्ल का अनुभार। निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है? एंटी फ्रीज का काम करने वाला इसमें आपका इथिलीन ग्लाइकॉल। चैप्टर नंबर 3 जो कह रहा है वैद्युत रसायन, पहला क्वेश्चन इसमें का है विशिष्ट चालकता की इकाई होती है? आपका आंसर हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित पर किस पर निर्भर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप आंसर कहेंगे सक्रिय मात्रा पर। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह कितना जरूरत पड़ती है? तो 1 फैराडे बोलते हैं उसको। वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होती है? तो कैथोड पर आप कहेंगे विघटन का काम हो रहा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहेंगे ईंधन सेल इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैंगनीज, Mn। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी जो होगा द्वितीयक सेल का उदाहरण हो जाएगा। किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है? आयनन ऊर्जा सबसे कम की यदि बात करें सीजियम का है Cs। क्वेश्चन है A to B का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यदि A का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो प्रक्रिया की दर निम्नलिखित में से गुणित हो जाएगी। द्वितीय कोटि का यदि रिएक्शन है तो ध्यान रखिएगा ये 4 गुनी हो जाएगी, 4 आंसर होगा इसका। अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? आपका आंसर जो हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा, आपका 2 से 3, 2 से 3। जल में H2, जल में H2 जो गैस के रूप में रहता है और Cl2 गैस के रूप में रहता है तो बनता है 2HCl। अभिक्रिया की कोटि कितनी है? तो इसका कोटि 0 कोटि की है अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक वेलोसिटी कांस्टेंट की इकाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा टाइम इनवर्स या पर टाइम कह सकते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होती है? तो 6.93 दिया गया है। K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा D2sp3 हो जाएगा। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है? तो आंसर हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र है। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखिए कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि 2 विभिन्न तापकण पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके। चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा गया है 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻9 के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से
किस धातु का निष्कर्षण मैक ऑर्थर विधि से किया जाता है? तो इसको बोलते हैं सिल्वर, Ag। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, तो ये आंसर हो जाएगा सभी पर, गैस के ताप पर, गैस के दाब पर। बात समझ में आ रहा है? गैस की प्रकृति पर, प्रवृत्ति पर, सभी पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लेटिनम। ऑप्शन के हिसाब से ऐसे सोना चांदी भी रहता है तो वो भी डाल सकते हैं। ब्राउनियन गति का कारण क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात को के कारण ब्राउनी गति होता है। ब्राउनी गति क्या है? ऐसे 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 जो चलता है, इसी को ब्राउनी गति बोलते हैं, कण। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का प्रक्षेपण क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ के ऊपर द्रव का प्रक्षेपण कहलाता है आपका जैल। क्या कहलाता है? जैल कहलाता है। आगे कहा जा रहा है आपका कि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपका आंसर होगा जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षण करती है। यहाँ पे है कि बादल, कोहरा, कुहासा द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है। धूम स्मोक किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो धूम जो होता है ना, इसके अंदर होता है आपका ठोस में गैस या गैस में ठोस कह सकते हैं। ये ठोस में गैस कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा धूम के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयत्न किया, इसका आंसर ठोस में गैस क्यों हुआ? सॉरी, ठोस का गैस में, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठोस का गैस में, यानी धुआं तो क्या होता है, धूम क्या होता है, गैस होता है, इसके अंदर ठोस के कण रहते हैं कार्बन के, समझे, इसीलिए इसको ठोस गैस बोलते हैं। गैस ठोस कहिए गड़बड़ हो जाएगा। फोम होता है ना, फोम, फोम के अंदर क्या होता है? ठोस के अंदर गैस रहता है। बात समझे? थर्मोकोल, फोम, ये सब चीज में। चैप्टर का नाम है यहाँ पे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकर्म। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? आपका आंसर होगा फेन उत्प्लावन विधि, पहला नंबर आंसर हो जाएगा। क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है? क्षय रोग, टीबी बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या दिया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया था? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मेनियम का शोधन की बात कर रहे हैं, आप आंसर देंगे प्रक्षेत्र शोधन। प्रक्षेत्र शोधन द्वारा जर्मेनियम शुद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फाइड अयस्क है? सल्फाइड अयस्क में सल्फर रहता है, गैलेना हो जाएगा आपका सल्फाइड अयस्क। आगे कहता है डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थायमीन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है? आप आंसर देंगे 2 रहती है। वैद्युत से स्विचों का निर्माण होता है, किस तरह से होता है? तो आप कहेंगे बैकेलाइट का। बैकेलाइट ऐसा प्लास्टिक होता है जो कि गर्म होने पर पिघलता नहीं है, इसीलिए बैकेलाइट का प्रयोग होता है। कुकर वगैरह का हैंडल भी होता है इसी का प्रयोग। कच्चा लोहा यानी पिग आयरन में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में अशुद्धि रूप में उपस्थित रहता है? तो आप आंसर देंगे कार्बन रहता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि कहाँ उपयोग किया जाता है? तो हेमेटाइट अयस्क के लिए किया जाता है। हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे पी खंड के तत्व। पी खंड के तत्व देखेंगे। पहला कहा जा रहा है पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं इसको। अस्थिर राख मुख्यतः है, आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट को अस्थिर राख बोलते हैं, हड्डियों का राख। गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्र में किस गैस का मिक्सचर किया जाता है? एक तो ऑक्सीजन होता है और दूसरा हीलियम डाला जाता है उसके साथ। निम्न में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनता? हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है तो HCl में, मतलब हाइड्रोजन बंध नहीं बना होता है। आगे कहा जा रहा है निम्न में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एक जिंक है, एक एल्युमिनियम है। इसका कहीं भी देखिएगा ऑक्साइड ना, तो ये दोनों क्या है? उभयधर्मी है। उभयधर्मी क्या होता है? एसिड का
और बेस का, दोनों का गुण देता है ये, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ZnO। निम्न में कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं फ्लोरीन, F2। निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? आयनिक विभव का मान जो होता है वो होता है P, फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो अभी आपने देखा HCl नहीं बनाता हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट है XeF4 का आकार होता है, कैसा होता है? तो इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है? लिविस या लिवाइस लिखा रहेगा, तो इसका बोलेंगे Bi3। Bi3। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाएगा आपका मोनाजाइट। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक कौन सा है? सबसे कम भास्मिक मतलब बेसिक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका Ni3। H2SO4 क्या है? तो आप कहेंगे एक एसिड है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये जो है उदासीन है। डी एवं F ब्लॉक के जो तत्व है उसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करता है? एकरूपता प्रदर्शित करने वाला सभी है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सीजियम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा Mn, मैंगनीज। ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा ही प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु तथा अल्प क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के घोल को कहा जाता है? इसको बोलते हैं बेयर अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है, बेयर अभिकर्मक के रूप में इसको जानते हैं। जिंक सल्फाइड ZnS का रंग कैसा होता है? ये उजला रंग का होता है, श्वेत होता है ये। मर्क्यूरस आयरन का सूत्र क्या है? मर्क्यूरस आयरन का पूछ रहा है, तो Hg+2 होता है। नेक्स्ट है आपका किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यांश 3d4 है, तो X का परमाणु संख्या क्या होगा? तो 25 हो जाएगा ये। सोना धातु जिसको सूत्र Au है का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो +1 होती है। निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी तो आपका आंसर हो जाएगा Cr2O3 हो जाएगा। तो आपको दो तक उस समय बताया था, एक तो Zn बताया था, एक Al बताया था। अब एक और क्रोमियम याद रखिएगा, ये तीनों क्या है? उभयधर्मी है, जो एसिड और बेस दोनों का ऑक्साइड बनाने पर गुण रखता है। निम्न में डी ब्लॉक पूछ रहा है, तो डी ब्लॉक का कौन है? तो HS है। निम्नलिखित में से किस समूह को सिक्का धातु के रूप में जानते हैं हम लोग? तो सिक्का धातु किसको? कॉपर को कहते हैं, सोना को, कॉपर, सोना और चांदी को कहते हैं, तीनों को। संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है, तो आंसर हो जाएगा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +8 हो सकता है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन होता है, सॉरी रंगीन होता है, सही बात है, पोटेशियम परमैंगनेट रंगीन होता है, ब्लू कलर का होता है। आंसर देंगे मोर लवण से। नेक्स्ट है अम्लगम का आवश्यक अवयव क्या है? तो Hg है, पारा। उपसंयोजक यौगिक की बात करते हैं, चैप्टर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है अमोनिया को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा। देखिए एक होता है अमोनिया NH3, एक होता है NH4, ये अमोनियम है। अमोनियम बड़ा लिखा जाता है इसलिए 4 लगा रहता है, अमोनिया छोटा लिखा जाता है इसलिए 3 लगा रहता है। ऐसे करके याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है? तो कॉपर आयन जो होता है रंगहीन हो जाता, सॉरी रंगीन है, सॉरी रंगहीन ही है।
K4FeCN6 का IUPAC नाम क्या है? तो पोटेशियम हेक्सा सायोनोफेरेट बोलते हैं इसको, और वो भी थर्ड। निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है? प्रबल नहीं, निर्बल, HF बोलते हैं इसको। निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? NiCO4 का, तो आंसर हो जाएगा 0। K4FeCN6 क्या है? इसका ऊपर नाम आपने देखा, ये है जटिल एक लवण है। K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण कितना है? तो D2sp3 हो जाएगा आपका। निम्न किसकी आकृति चतुष्फलकीय है? तो आपका आंसर होगा NiCl4। C2 अणु में पाई सिग्मा और पाई अबंध होते हैं की संख्या कितनी है? इसमें सिर्फ 2 पाई ही होता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर माना जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग लेड का, Pb का, प्लम्बम बोलते हैं इसको, लेड। किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलक आकृति है? तो अभी बताया था, फिर से यहाँ पे देख लीजिए, NiCl4 का होल ट्वाइस है। नेक्स्ट है PdCl4। चैप्टर नंबर 10 है हैलो एल्कीन एवं हैलो एरीन। निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है? यौगिक प्रशीतक की बात करें तो इसको बोलते हैं CF2Cl2। CF2Cl2। क्लोरोफॉर्म को जिंक तथा H2O से अपकृत कराने से क्या बनेगा? तो उससे बनता है मीथेन बन जाता है। एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होगा एथिल आइसोसाइनाइड। निम्न में कौन प्राइमरी हैलाइड है? प्राइमरी हैलाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी हैलाइड में आ जाता है आपका नियोहेक्साइल क्लोराइड। एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से, मतलब किसी यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा KBr तथा सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है निम्न में कौन कायरल यौगिक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3-ब्रोमोपेंटेन। एल्कील हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से क्या बनेगा? तो इसको ईथर बन जाता है। एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया से। C5H5Cl2 का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें कितना मिलेगा आपको? तो 2 मिलेगा आपको। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र कौन सा है? तो CaOClCl होता है इसका सूत्र, CaOClCl ऐसे करके याद रख सकते हैं, या आप याद रखते हैं CaOCl2 भी याद रख सकते हैं, CaOCl2। इसको पहला में जैसे लिखा गया है ना वही आंसर हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है कैसे? प्रोपेन टू अल। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से क्या बनता है? तो इससे बनता है एसिटिलीन बनता है। अग्निशामक में उपयोग लाया जाने वाला हाइड्रोजन यौगिक कौन सा है? तो इसको बोलते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फेनोल और ईथर। यहां पे है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है? इसको बोलते हैं हम लोग इथेनॉल। इथेनॉल नहीं, इथेनॉल। निम्नलिखित में कौन तृतीय संस्करण श्रेणी का सदस्य नहीं है? निगेटिव पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा Ag। फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? तो ये जो बैंगनी रंग देता है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय है। जब 413 केल्विन पर एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं
तब उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है? तो इसको बोलते हैं डाई इथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट है आपका सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो एथेन क्रिया करके देता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाई एथिल ईथर देता है आपको, डाई एथिल ईथर। क्या बनता है जब डाई एथिल ईथर एक मोल HI के साथ गर्म किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड। नेक्स्ट है C4H100, C4H100 द्वारा कितने समावी ईथर प्रदर्शित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। समान अनुसूत्र वाला ईथर एल्कोहल से ज्यादा वाष्पशील होता है, मतलब गौर से सुनिए, समान अनुसूत्र वाले ईथर से ज्यादा अल्कोहल वाष्पशील होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है अल्कोहल में अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध होता है, इसी रीजन से। निम्नलिखित में से किसका जल शोषण तीव्रता से होगा? जल शोषण सबसे ज्यादा होगा आपका CH3OH, CH3OH का होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहीम एंटी फ्रीजिंग की तरह कार्य करता है? ग्लाइकॉल, शुरू में भी क्वेश्चन था दूसरे चैप्टर में। विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है, विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता। आंसर होगा CH3 हॉल थराइस COH। जब शराब बाइंड को हवा में खुला रखते हैं तो यह खरी हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका रीजन हो जाएगा C2H5OH का ऑक्सीकरण CH3COOH में हो जाता है, इसी वजह से यह खारी हो जाती है। इस चैप्टर का नाम है आपका एल्डिहाइड्स, केटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विधि में मेथिल एमीन बनाया जाता है? तो मेथिल एमीन जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ-1 ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? तो आपका आंसर आ जाएगा HCHO। अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वह कौन सा है? तो उसको बोलते हैं ग्रीनाइड अभिकर्मक। एसिटैल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में से कौन बनेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरल बनेगा। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रक्रिया कर बनाता है, तो आप आंसर देंगे इसका CaOCl2, यानी ब्लीचिंग पाउडर था वो, CaOCl2। निम्न में किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिथेनल का 40% जलीय विलयन को बोलते हैं हम लोग फॉर्मेलिन। एसीटल क्या है? तो आपको बोलेंगे डाई ईथर है। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है। आपका आंसर हो जाएगा HCOOH, पहला नंबर। फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में क्या अंतर है? तो आंसर हो जाएगा NaHCO3 का अंतर है। निम्न में सबसे कम अम्लीय कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा P मिथॉक्सीबेंजोइक। किस कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया कहलाता है? तो आंसर देंगे एस्टरिफिकेशन। निम्न में किस यौगिक के शुष्क स्रवण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है? तो आंसर आप देंगे कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसीटेट। नेक्स्ट है क्लोरल का सूत्र क्या है? ऊपर अभी क्वेश्चन में आया था, ये सब सूत्र भी देख लिए। CCl3CHO होता है, CCl3 और CHO होता है। चैप्टर नंबर 13 है आपका नाइट्रोजन वाला कार्बनिक यौगिक एमीन के रूप में इसको जानते हैं। सबसे पहला है एक यौगिक जलांश के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, यौगिक है, इसको बोलते हैं एमाइड। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है, कैल्शियम फॉर्मेट को यदि आप गर्म करेंगे तो ये बनेगा आपका एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद बनता है। आपका आंसर हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिली। कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती है, तो आंसर हो जाएगा CH3NH2, CH3NH2 पहला वाला।
मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन बनाने के लिए आपको करना होगा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का प्रयोग। नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव पड़ता है। आपका आंसर हो जाएगा निष्क्रियकारी। ऑयल ऑफ मिरावेम, ऑयल ऑफ मिराबेन क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोबेंजीन को बोलते हैं। एल्किन साइनाइडो के पूर्ण जल अपघटन से उत्पादन बनता है, कौन सा बनेगा? तो आपका आंसर होगा एमीन बनता है। CH3CN का IUPAC नेम जो है उसका नाम है एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। एनलीन एवं एसिटिल्डिहाइड प्रक्रिया कर बनता है, एक अभिक्रिया करके क्या बनता है? इसको बोलते हैं हम लोग स्कीफन बेस। आपका है बेंजीन का सरल सूत्र क्या है? तो C6H6 हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है? तो प्रबल भस्म आपका हो जाएगा CH3NH2। एनिलीन में पाई बंडों की संख्या कितनी है? तो 3 कहिएगा आप। जैव अणु की बात करते हैं। RNA तथा DNA कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण क्या है? तो इसको बोलते हैं डी शुगर अवयव, डी शुगर अवयव के कारण कायरलता इसमें होता है। निम्न में कौन स्क्वाइक पीराहारी है? तो आंसर हो जाएगा मॉर्फिन, मॉर्फिन। इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है? तो आप आंसर देंगे विटामिन ए के कारण रतौंधी हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। क्लोरोमीन टी है, इसको बोलते हैं एंटी मलेरियल, मलेरिया को भगाने वाला, एंटी मलेरियल। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? सबसे मीठी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर है फ्रक्टोज। जो फलों से डायरेक्ट प्राप्त होता है मिठास, उसी को फ्रक्टोज के रूप में जानते हैं। निम्न में कौन वसा में विलय विटामिन है? वसा में कौन? तो विटामिन के घुल जाएगा, याद रखिए। विटामिन बी हो गया, देखिए एक ट्रिक देता हूं, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी क्या हो? वसा में घुलेगा। कीड़ा को पानी में रखिएगा, पानी में घुलेगा नहीं ना? घुलेगा पानी में कीड़ा, तो कीड़ा पानी में नहीं घुलता, इसलिए यहाँ पे क्या कहेगा? कीड़ा जो है वसा में घुलेगा। तो इसके अलावा क्या बच गया? अब सी और बी बच गया, पानी में घुलेगा। फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो बैकेलाइट, और बैकेलाइट आपको पता होना चाहिए, इसी का स्विच बोर्ड ऐसा बनता है, या कुकर वगैरह का हैंडल। प्रोटीन एक बहुलक है, तो एमिनो अम्ल का है, प्रोटीन एमिनो अम्ल का एक बहुलक है। वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है, जल में विलय नहीं है, तो सी और बी तो मिल जाएगा, लेकिन डी नहीं मिलेगा, कीड़ा नहीं मिलता है जल में, कीड़ा। स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में क्या प्राप्त करेंगे? तो ग्लूकोज प्राप्त करेंगे। स्टार्च से ग्लूकोज तो मिलता है लास्ट में जाके। स्टार्च की मिनोमेरिक इकाई क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज। सबसे सामान्य डाइसैकेराइड्स का अनुसूत्र क्या है? तो आप कहेंगे C12H22O11, C12H22O11 स्टार्च का सूत्र था, और क्या चीज़ का था? स्टार्च है। कौन कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक माना जाता है? तो इसको बोलते हैं सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति बनी होती है ना। यह है बहुलक, चैप्टर नंबर 15 बहुलक, पॉलीमर्स बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो रबर को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। 1 मिनट, सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी प्राकृतिक बहुलक ही हैं। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, नेचुरल रबर, तो ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन का है नेचुरल जो है। प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर, तो इसको आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है? नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है, तो आंसर दिएगा क्लोरोप्रीन, आंसर हो जाएगा इसका क्लोरोप्रीन। निम्न में पॉलिस्टर पॉलीमर है, पॉलिस्टर पॉलीमर किसका है? तो टेरिलीन का है।
क्या चीज़ का है? टेरिलीन। पॉलिस्टर जो होता है टेरिलीन का होता है। बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? तो आपका आंसर संघनक पॉलीमर। क्या हो जाएगा? संघनक पॉलीमर। नियोप्रीन क्या है? तो नियोप्रीन के बारे में कहा जाता है संश्लेषित रबर है ये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, संश्लेषित रबर। नायलॉन 6 बहुलक है तो इसको बोलते हैं केप्रोलैक्टोम का है। केप्रोलैक्टम का है। प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीमर है, प्राकृतिक में पाया जाने वाला तो स्टार्च और सेल्यूलोज जो है प्राकृतिक में पाया जाता है। निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित होता है? नाइट्रोजन उपस्थित होता है आपका नायलॉन में। नायलॉन में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। निम्न में होमोपॉलीमर है तो होमोपॉलीमर है ब्यूटाइल रबर का, ब्यूटाइल रबर का। निम्न में कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक। तो आंसर हो जाएगा नायलॉन 6 निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? श्रृंखला वृद्धि बहुलक है, आंसर हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। लास्ट चैप्टर हमारा है दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, 12th का लास्ट है। हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने का कोशिश हम किए हैं। क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? तो आप कहेंगे टाइफाइड में किया जाता है। क्लोरोमाइसेटिन का प्रयोग टाइफाइड में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है? साबुन के रूप में आप कर सकते हैं C17, H35, COONA। क्या है? C17, H35 और COONA। निम्नलिखित में कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है? झाग बनाने में इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम रोजिनेट। सोडियम रोजिनेट। साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, क्या कार्य करता है साबुन में? तो इसको बोलते हैं तेजी से सूखने को रोकने के लिए, सूखे नहीं इसीलिए। निम्न में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कृत्रिम मधुकर। बिथियोनल का साबुन में उपयोग किया जाता है, क्या कार्य करता है? कई चीज़ रहता है साबुन में, एंटीसेप्टिक का ये काम करता है, इसीलिए इसको बिथियोनल का प्रयोग करते हैं। सस्ता होता है इसीलिए इसका प्रयोग साबुन में किया जाता है। पारासीटामोल, पारासीटामोल बुखार में दिया जाता है, कहता है यह एक एंटीपायरेटिक के रूप में काम करता है, एंटीपायरेटिक के रूप में काम करता है। क्लोरामफेनिनॉल ये क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये। डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक क्या है? डेटॉल तो हम लोग लगाते हैं ना, उसमें रहता है क्लोरोजानेनॉल, क्लोरोजानेनॉल रहता है। नेक्स्ट है कि निम्न में किसका प्रशांतक ट्रैंकुलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इक्वेनिल। निम्न में कौन सबसे मीठा कृत्रिम शुगर है? फ्रुक्टोज, एक मिनट सॉरी कृत्रिम कह रहा है ना, कृत्रिम शब्द लग गया। फ्रुक्टोज तो हो गया आपका नेचुरल ना। नहीं सही है इसका आपका आंसर, सॉरी ये नहीं, इसका आंसर हो जाएगा एलिटेम। इसमें जितना भी ऑप्शन दिया गया है ये सभी जो है ना मीठा है। अब विश्वास नहीं करेंगे, ये जो लिखा हुआ है सुक्रालोज, यह 600 गुना ज़्यादा चीनी से मीठा है, सॉरी गन्ना से मीठा है। आप एक गिलास गन्ना लीजिए और सोचिए इसका 600 गुना कर दे, मतलब 600 गिलास गन्ना जितना मीठा होगा उतना सिर्फ ये एक गिलास इसका मीठा होगा। कितना ज़्यादा हैप्पी है ये सब। और ये जो एलिटेम है ये चीनी से 1000 से ज़्यादा मीठा गुना है ये। निम्न में कौन बैक्टेरियो स्टैटिम एंटीबायोटिक है? तो आंसर हो जाएगा एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया के लिए लड़ता है। निम्नलिखित में से कौन लोकल एंटासेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है? लोकल एंटासेप्टिक के रूप में प्रोपेन का यूज किया जाता है, प्रोपेन के रूप में। यहाँ पे आपका केमिस्ट्री दोस्त इंड होता है। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सारे जो आप देखेंगे जब जाकर एनसीईआरटी, आपका दिमाग हिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी उसमें से छांट कर सारे क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। और एक दो नहीं क्वेश्चन हमने चैप्टर से लिया है, 10-15 क्वेश्चन हर चैप्टर से लिया गया। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एक ही वीडियो के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीज़ डाला गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन 11 से बनते हैं। तो आपने देखा होगा एक स्पेशल बायोलॉजी का सेशन मैंने लाया था बहुत सारे क्वेश्चन का, और अगला सेशन आपको आ जाएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स का 11th का। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा।
और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि और भी वीडियो अपलोड हो तब तक पहुंच जाए।